Hello, Assalamualaikum guys. How are you? My name is Kashif Ali, and today we are going to start a new topic that is atom. तो हम इसको उर्दू में स्टार्ट करते हैं एटम टॉपिक को। एटम बेसिकली क्या होता है? एक स्मॉलर पार्टिकल होता है, क्योंकि जो भी मेटल्स होते हैं हमारे पास वो एटम्स के बने हुए होते हैं। तो जैसे कंडक्टर हो गया जो कि करंट को अपने आप से गुजरने देता है, और सेमी कंडक्टर हो गया और इंसुलेटर हो गया। इंसुलेटर करंट को गुजरने नहीं देता है, और सेमी कंडक्टर बीच में होता है, कुछ करंट को गुजरने देता है, कुछ नहीं गुजरने देता है। तो ये इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें एटम को समझना पड़ेगा, क्योंकि सबस्टेंसेस हो गए, एलिमेंट्स हो गए, जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो एटम से बनी हुई होती हैं। अगर हमने एटम को नहीं समझा तो समझो कुछ भी नहीं समझा। तो हम पहले एटम को समझते हैं कि एटम है क्या। एटम इज ए बेसिकली है स्मॉलर पार्टिकल, एक छोटा सा जर्रा है। एटम एक छोटा सा जर्रा है जिसको हम देख तो नहीं सकते हैं आम आँख से, लेकिन अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो लेकिन अभी तो जो है टेक्नोलॉजी माशाल्लाह बहुत ही आगे बढ़ गई है, तो अब हम एटम को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने एटम को देखा तो हमें पता चला कि एटम है क्या। एक छोटा सा जर्रा है जो कि ए प्लस टोमोस, ए मीन्स नॉट टोमोस मीन्स डिवाइडेबल, मीन्स एक जर्रा है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किस चीज़ को हम डिवाइड ना कर पाएँ तो मतलब ये है कि वो इतनी ही छोटी होगी ना, तभी हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो मतलब बहुत छोटा रहा, लेकिन अब हम इसको स्मॉलेस्ट नहीं बल्कि स्मॉलर कहते हैं, क्योंकि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ जर्रे हैं जो हमने डिस्कवर किए हैं। इसी वजह से हम उसको कहते हैं स्मॉलर पार्टिकल, मतलब इससे कि कुछ और छोटी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम एटम को समझते हैं पहले। एटम क्या है? एक स्मॉलर पार्टिकल, एक छोटा सा जर्रा है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसके दो हिस्से होते हैं एटम के। एटम के दो हिस्से होते हैं। ओके, कौन कौन से हिस्से होते हैं? इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये फिगर देखिए आपको। इसमें एक होता है एटम का बीच वाला हिस्सा, एक होता है बीच वाला हिस्सा, ये एटम है हमारा, तो ये होता है बीच वाला हिस्सा, और ये होता है बाहर वाला हिस्सा। तो जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर पार्ट, मतलब बीच वाला हिस्सा, न्यूक्लियस वाला हिस्सा। और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब न्यूक्लियर के अलावा जो दूसरा हिस्सा है वो कौन सा है? ये हिस्सा है, एक बीच वाला हिस्सा है, एक बाहर वाला हिस्सा। जो बीच वाला हिस्सा है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। हम यहाँ इसको लिख लेते हैं कि ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस होता है। ये इससे न्यूक्लियस से यहाँ बीच वाले हिस्से में क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के बीच वाले हिस्से में रहते हैं। और दूसरा जो है हमारा बाहर वाला हिस्सा, वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है? पार्ट में क्या होता है? वो होता है हमारा बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा, जिसमें क्या होता है? हमारे शेल्स होते हैं, मतलब गोले होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हम देखते हैं इसको, ये हो गया बीच वाला हिस्सा और ये हो गया बाहर वाला हिस्सा। जो बीच वाला हिस्सा है उसमें कौन क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस होता है, ये देखा हमने, मतलब मर्कज क्या होता है? बीच वाला हिस्सा। और उसमें हमने देखा कि मर्कज में क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो दोनों बीच वाले हिस्से में रहते हैं। ये एटम का बीच वाला हिस्सा है। और फिर हमने देखा कि बाहर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब क्या होता है? कि जो न्यूक्लियर पार्ट के अलावा वाला हिस्सा है, मतलब वो क्या होता है? बाहर वाला हिस्सा। उसमें क्या होते हैं? उसमें शेल्स होते हैं। शेल्स की गोले मदार हम उसको कहते हैं, वो शेल्स होते हैं। उन शेल्स में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब ये कैसे रहते हैं? ये शेल्स में अपना जो चक्कर है वो करते रहते हैं। इन शेल्स में टोटल कितने शेल्स होते हैं? टोटल 7 शेल्स होते हैं।
7 शेल होते हैं। पहले शेल का नाम होता है के, उसके बाद एल एम एन ओ पी क्यू, 7वें शेल का नाम होता है क्यू। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट पढ़े, एक पढ़ा बीच का ऐसा मतलब जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और दूसरा बाहर वाला हिस्सा। तो उसमें क्या बताएं, शेल्स होते हैं। शेल्स में ये शेल्स हैं, कितने शेल्स हैं? 7 शेल्स हैं, 7 गोले हैं। उनके नाम क्या है? के एल एम एन ओ पी क्यू, ये 7 नाम है। पहले शेल का नाम क्या है? ए। दूसरे शेल का नाम क्या है? ए। इसी तरह तो 7वां शेल का नाम क्या है? क्यू। तो हम ये पढ़ते हैं अभी कि शेल का नाम के क्यों, कैसे क्यों स्टार्ट हो रहा है, जबकि हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका रीजन लीजिए कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम कैसे स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हम इस पहले शेल को, जिसने शेल को डिस्कवर किया, उसका नाम कैसे स्टार्ट होता है, इसी वजह से हमने पहले शेल का नाम कैसे स्टार्ट कर दिया। अभी हम देखेंगे कि ये प्रोटॉन है और ये क्या है? न्यूट्रॉन है। तो बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इनके बीच वाले से कौन होता है? प्रोटॉन। पी मतलब प्रोटॉन, ए मतलब न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच वाले से होते हैं, और बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लिखते हैं आप। अभी मैंने आप सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन के साथ मैंने पॉजिटिव लिखा है और न्यूट्रॉन के साथ नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? इस P प्लस का मतलब है कि प्रोटॉन की जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और इस E का मतलब माइनस से लिखा है हमने। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? माइनस चार्ज है। और N फॉर न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज होने का मतलब ये है कि वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, किसी चीज को खींच भी सकते हैं और किसी चीज को दूर भी कर सकते हैं। तो प्रोटॉन पे चार्ज है, मतलब ये इसमें ये प्रॉपर्टी है ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन में भी पर चार्ज है तो वो भी अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, बट जबकि न्यूट्रॉन जो है वो ना अट्रैक्ट कर सकता है ना ही रिपेल कर सकता है, क्योंकि उससे कोई भी चार्ज नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि ये प्रोटॉन पे प्लस चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज क्यों है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। हमें कैसे पता चला कि इन पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, माइनस है, जीरो है, ये कैसे है और क्यों है? तो कुछ साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवरी की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से हमें पता चला कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में अपने ये इनको कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? रास्ता होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गोल घूमते रहते हैं, अपने मदार में, अपने शेल में, अपने ऑर्बिट में गोल फिरते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट कहते हैं। तो इनको समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो कि हमें चला नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उन पर चार्ज हमें कैसे पता चला कि पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, इसी तरह हमें कैसे पता चला, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे चला। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि न्यूट्रॉन क्या करता है। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है, जो कि एटम के बीच वाले हिस्से में है, वो क्या करता है? आप देख रहे होंगे कि इस एटम में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, न्यूक्लियस में, बीच वाले हिस्से में। तो क्या होगा? सपोज ये प्रोटॉन में कितने हैं? सपोज 10 प्रोटॉन हैं और दो न्यूट्रॉन हैं। सपोज कर रहे हैं 10 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो क्या होगा? सपोज प्रोटॉन ये हो गया न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है, ये क्या है? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और प्रोटॉन और प्रोटॉन में जो है वो सेम चार्ज है, प्रोटॉन पर भी प्लस है, दूसरे प्रोटॉन पर भी प्लस है। तो क्या होगा कि प्रोटॉन को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, दूर भेजने की कोशिश करेगा प्रोटॉन, क्योंकि दोनों पे प्लस चार्ज है। एक प्रोटॉन पर भी प्लस है, एक प्रोटॉन पर भी प्लस है। अगर 10 प्रोटॉन थे तो 10 प्लस चार्ज हो जाएंगी, ओके। अगर 10 प्रोटॉन है तो 10, अगर प्लस चार्ज हो गई तो इतना जोर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सेम चार्ज है ना, एक जैसे चार्ज है, प्लस प्लस, तो एक दूसरे को दूर करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो जाहिर बात है जोर लगेगा ना,
तो इस एटम पर भी इसी तरह से ही इस न्यूक्लियस पर भी ऐसे जोर लगेगा, इस तरह ऐसे जोर लगेगा, इस तरह ऐसे जोर लगेगा। तो ये देखें न्यूक्लियस से सपोज बीच वाला ऐसा है, इसमें एक प्रोटॉन वो ऐसे जोर लगेगा और इस प्रोटॉन को ऐसे जोर लगेगा, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है और बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, तो बहुत सारे प्रोटॉन हैं तो और भी जोर बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि न्यूक्लियस जो है एटम का बीच में ऐसा है वो फट जाए या अनस्टेबल हो जाए, मतलब जो उसकी असली स्टेबल पोजीशन है वो खो जाए। तो इसको बचाने के लिए न्यूट्रॉन क्या करता है, बीच में आ जाता है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन है, ये क्या जाएगा उन प्रोटॉन्स के बीच में आ जाएगा। ये एक प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तो इनके बीच में न्यूट्रॉन एक आ जाएगा, तो उनका जो रिपल्शन का जोर है वो कम हो जाएगा। रिपल्शन का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन न्यूट्रॉन अगर बीच में आ गया तो वो रिपल्शन के जोर को कम कर देगा। तो इससे क्या होगा कि इस न्यूक्लियस पे जो ऐसे बाहर जोर लग रहा था, ऐसे बाहर लग रहा था वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। अगर ये कम हो जाएगा तो वो स्टेबल रहेगा, एटम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, उसमें कोई उसकी प्रॉपर्टीज में उसकी जो खसूसियात हैं उनमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हैं, एटॉमिक नंबर में समझते हैं हम कि क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अगर न्यूट्रॉन कम हो जाए तो क्या होगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेप में गोल फिर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन शेप में गोल फिर रहे हैं तो और एक और चीज भी हम इसमें ऐड कर लें कि शेल्स के अंदर जो हम शेल्स में ऑर्बिट्स हैं, ये मतलब जो गोले हैं जो रास्ता है इलेक्ट्रॉन के हरकत का, उन ऑर्बिट्स के अंदर फिर से ऑर्बिटल्स होते हैं। ये शेल्स है ना, इसमें क्या होते हैं ऑर्बिट्स, और इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं ऑर्बिटल्स। असल में इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में रहते हैं। शेल्स के जो है ना, जो दूसरा बार वाला ऐसा है शेल से एटम का, तो शेल्स के जो रास्ता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। उन ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पर असल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जैसे एक स्कूल हो गया, स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, तो अगर हम कहें कि आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया ऑर्बिट हो गया। अगर आप डायरेक्टली कहें मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो आपने एग्जैक्ट पोजीशन बता दिया आपने कि मैं 9th क्लास में हूँ, 10th क्लास में हूँ। अब मैंने एग्जैक्ट पोजीशन बताई तो ये क्या हो गई, एग्जैक्ट पोजीशन क्या हो गई ऑर्बिटल हो गई, और ऑर्बिट क्या हो गई, इस पर भी इलेक्ट्रॉन रह रहा है लेकिन एग्जैक्टली ये पोजीशन नहीं है। एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, ये इसकी ऑर्बिटल है, और एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहाँ पर रहता है ऑर्बिटल्स में रहता है। ठीक है, तो इसको आपने समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं कि न्यूट्रॉन के कम या बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, और भी और कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देंगे अभी हाले। तो हमने स्टडी किया कि न्यूट्रॉन क्या करता है, बेसिकली जो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्शन का जोर है, जो बाहर करने वाला, जो भीगने वाला जोर है, तो उसको क्या करता है न्यूट्रॉन कम कर देता है। जैसे कि हमने देखा कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूट्रॉन आ रहा था तो रिपल्शन का जोर कम हो रहा था, तो हमारा एटम जो है वो स्टेबल हो रहा था। लेकिन अगर हमारे न्यूट्रॉन कम हो जाएं और प्रोटॉन बहुत सारे बढ़ जाएं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, सपोज 109 प्रोटॉन हो गए तो न्यूट्रॉन जितने हैं वो बीच में ही है, 100 समझ लेते हैं न्यूट्रॉन में। तो जब कहते कि जो न्यूट्रॉन होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए मतलब, लेकिन ये न्यूट्रॉन सब कम हो गए हैं इसी वजह से। ठीक है, तो क्या होगा अगर न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जोड़ जो है क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाए, जो एटम का बीच वाला ऐसा है वो अनस्टेबल हो जाए। तो इसी वजह से हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बन जाते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्यों बनते हैं, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन का तादाद कम हो जाता है और प्रोटॉन का तादाद बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बन जाते हैं और रेडिएशन खारिज करने लगते हैं और अपना मास को क्या करते हैं कम करना शुरू करते हैं।
और उसके बाद हम पढ़ेंगे मास डिफेक्ट क्या होता है, मास में डिफेक्ट क्यों आता है, और फिर बाद में चला तरीके से पढ़ेंगे। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एटम में। पहली बात है प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, बीच वाले हिस्से में होते हैं। अगर बीच वाले हिस्से में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि साथ लिथियम का लेते हैं एग्जांपल, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, चलिए एटॉमिक मास क्या है 7 है। तो अगर हम देखें इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसको नीचे लिखते हैं हम उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, जो ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, कितना नंबर है प्रोटॉन का 3, मतलब 3 प्रोटॉन्स हैं। और प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, तो 3 प्रोटॉन हो गए। और 7 क्या है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन का मास है और न्यूट्रॉन का मास है, उन दोनों का हम सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। अगर 3 जो है हमारे पास 3 जो है प्रोटॉन्स है और 7 एटॉमिक मास है, और एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अगर हमें 3 प्रोटॉन्स मिल गए, अगर हमें पता है 3 + n कितनी है, एटॉमिक मास कितना है इसका, वो 7 है इसका, जो कि सब में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और हमें प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब प्रोटॉन कितने हैं, 3 प्रोटॉन हैं, यहाँ पर 3 में प्रोटॉन रख लिए। और हमें पता चला कि n बराबर होगा 7 - 3, जो कि बराबर हो जाएगा इसके 4 के, मतलब न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे 4 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया कि किसी भी एटम में जो है वो प्रोटॉन्स के कितने हैं, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर किसी एटम का एटॉमिक मास 7 है, एटॉमिक मास 10 है, तो उसका मतलब क्या है कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम है, दोनों का जोड़ है 10, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास अगर कितना होगा बताएं, 4 + 3 तो 7 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास, ठीक है। अगर तो हम ये भी अब आपके ध्यान में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि एटॉमिक मास जो है वो मास तो है, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्यों है, सिर्फ उसमें हम इलेक्ट्रॉन का मास भी ऐड कर दें, क्योंकि वो भी तो एटम में है ना, ये एटम का मास है, ये न्यूक्लियस का मास तो नहीं है ना, एटम का मास है ना। अगर ये एटम का मास है तो पूरे जो भी एटम में पार्टिकल्स आते हैं सबका मास उसमें होना चाहिए ना। फिर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास में क्यों ऐड कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉन के हमारे पास उनका मास बहुत ही कम है। प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एटम का जो मास है वो सिर्फ न्यूक्लियस में ही है बस, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वही बस एटम का मास है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। इसी वजह से एटॉमिक मास क्या कहते हैं, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओनली, नॉट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन के मास में ऐड नहीं करते हैं क्योंकि उसका मास किसी के बराबर ही नहीं है। सपोज अर्थ है हमारे पास, अर्थ में अगर एक पेन है तो पेन का मास इसके हिसाब से क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बस अर्थ का मास ले लेंगे, बस इसका मास छोड़ देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसको ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन करने में भी हमें कुछ डिफिकल्टीज पैदा हो, तो कभी कभी हम जो है वो एक्यूरेसी को इतना मैटर नहीं करते हैं, जो सिंप्लिसिटी है उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम एटम का जो मास है वो किसको कहते हैं, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के मास में ऐड नहीं करते हैं, उसका सबब यही है कि उसका इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये हमने कुछ एटम के बारे में पढ़ लिया आज, और इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अदरवाइज ये लेक्चर है हमारा वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।